हेलो ऑल टू माय डिप्लोमा होल्डर्स, बी होल्डर्स एंड जो भी जॉब में उन सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं अपने इस न्यू वीडियो में मैरीन सेक्टर के बारे में बताऊंगा। मैरीन मतलब होता है कि जैसे जो भी समुद्री जो व्यापार हैं, ट्रेड हैं, तो उनसे रिलेटेड वहाँ पे जो भी डिवाइसेस, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे शिप्स होती है, कार्गो है, वेसल्स है, तो इन सभी में भी इंजीनियरिंग का काफ़ी बड़ा स्कोप है और काफ़ी अद्भुत स्कोप है और काफ़ी अच्छा है। जॉब बहुत अच्छी है जो, और इसके लिए जो पढ़ाई है, जो भी आपके कोर्सेज है, वो सभी मैं बताता हूँ। काफ़ी अच्छी सैलरी है और काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा लेवल से यहाँ पे भी होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेन टॉपिक से। तो मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं 4 साल का, तो वो मरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे ही उनका 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद उनके पास 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है, जो कि वो शोर पे भी होती है, ऑफशोर होती है, दोनों होती है, ऑन शोर ऑफ शोर दोनों होती है। तो इस तरीके से उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्टली ऑन बोर्ड यानी ऑन शिप या जो भी वेसल्स है, जो कार्गोज हैं, उन सभी पे उनकी डिप्यूटेशन होती है। तो अब यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आफ्टर डिप्यूटेशन अब वहाँ पे किस टाइप के इंजीनियर होते हैं, क्या लेवल्स होते हैं, वो सभी मैं बता देता हूँ आपको। और क्या उनके पास वर्क रहते हैं, क्या असाइनमेंट रहते हैं, कैसा जॉब रहते हैं, सैलरी कैसी रहती है। तो एंट्री लेवल पे आफ्टर ट्रेनिंग होने के बाद जो भी इंजीनियर्स होंगे उन्हें एज ए फिफ्थ इंजीनियर डिप्यूट किया जाता है। तो फिफ्थ इंजीनियर पे मोस्टली वो एज ए जूनियर इंजीनियर ही कहलाते हैं। तो उनके पास जनरल काम रहेंगे, छोटे मोटे काम होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्श वर्क नहीं होता है, मतलब बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। उसके बाद जो फिफ्थ इंजीनियर पे कुछ साल उनके निकल जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें फोर्थ इंजीनियर, यहाँ पे ग्रेड उल्टी जाती है। फोर्थ इंजीनियर मतलब आप उससे हायर लेवल पे आ गए, मतलब हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो इस लेवल पे आने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस प्लस एग्ज़ाम देनी होती है। तो वो जैसे ही आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आप फोर्थ इंजीनियर कहलाने लगेंगे। अब फोर्थ इंजीनियर पे भी आपकी कुछ समय तक सर्विस कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, आपका कैडर अच्छा रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर थर्ड इंजीनियर पे आपको डायरेक्टली डिप्यूट करके प्रमोट करके बैठाया जा सकता है। यहाँ पर एग्ज़ाम की कंडीशन नहीं रहती थर्ड इंजीनियर के लिए। फिर थर्ड इंजीनियर होने के बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ साल आपके निकल जाएंगे, तो सेकंड इंजीनियर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे आपका प्रमोशन डायरेक्टली नहीं होगा, मतलब आपको एग्ज़ाम दे के ही सेकंड इंजीनियर बनना होगा। और इसी तरीके से सेकंड इंजीनियर होने के बाद फर्स्ट इंजीनियर पर जाने के लिए आपको अगेन एग्ज़ाम देनी होती है। कुछ साल बीत जाने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी है, फिर आप फर्स्ट इंजीनियर हो जाएंगे। और इस तरह से फर्स्ट इंजीनियर के होने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी सर्विस हो जाने के बाद आप फिर उस ऑन बोर्ड ऑन शिप जो भी आपका है, वहाँ पर आप चीफ इंजीनियर हो जाते हैं। चीफ इंजीनियर होने के बाद आपके अंडर में सारे लेवल्स के इंजीनियर आपके अंडर काम करेंगे, आपके डायरेक्शन पे वो काम करेंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी वाइज अगर स्ट्रक्चर देखें, तो फिफ्थ इंजीनियर से अगर स्टार्ट करें तो चलो 40 से 50 हज़ार पर मंथ होती है। फोर्थ इंजीनियर होने के बाद आपकी सैलरी 90 हज़ार 1 लाख तक जा सकती है। सेकंड इंजीनियरिंग होने के थर्ड इंजीनियर सेकंड इंजीनियर पे लगभग 1.5 से 2 लाख तक जाती है सैलरी, उससे भी ज़्यादा जाती है। डिपेंड ऑन कि किस कार्गो पे या किस कंपनी के ऑन बोर्ड पे आप जा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सैलरी जो है वेरिएशन होती रहती है, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री और कौन कॉन्ट्रैक्ट उसको हैंडल कर रहा है। तो इस तरीके से सेकंड फर्स्ट इंजीनियर होते होते आपकी सैलरी 3 लाख तक चली जाती है। और चीफ इंजीनियर बनने के बाद तो पूछिए मत, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक भी जाती है सैलरी। तो ये काफ़ी बड़ी सैलरी होती है। और आपकी जो ये पूरी जॉब है ऑन बोर्ड ऑन शिप ही रहती है। तो कहीं भी कोई भी शिप जाएगी, चाहे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, साउथ अफ्रीका जाए, कहीं भी जाए, तो आपको ऑन बोर्ड ही रहना है और ऑन शिप पे ही आपको जॉब करनी है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली जॉब का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे जॉब करनी शिप पर। वहाँ पर शिफ्ट वाइज अरेंजमेंट रहता है कि मतलब इस 8 घंटे में, जैसे कि आपने जॉब किया, अगले 8 घंटे में मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 8 घंटे में कोई और इंजीनियर जॉब करेगा। तो इस तरह से डिप्यूटेशन वहाँ पे फिक्स होती है। 8-8 घंटे में आपकी शिफ्ट रोटेशन रहेगी, तो बचे हुए आपके जो है उसमें आप आराम कीजिए, या कुछ वहाँ पर बड़े बड़े शिफ्ट में अदर फैसिलिटीज़ भी रहती है, रूम्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें स्टे कर सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी ब्यौरा यहाँ पर इस तरीके का जॉब का है ऑन बोर्ड में।
अब यहाँ पे करना क्या रहता है, जॉब क्या रहती है। जॉब यहाँ पे जो रहती है काफ़ी बड़ी टास्क होती है। आप समझ सकते हैं कि एक शिप जब पानी पे जाती है तो टोटली लाइफ रिस्क है, ह्यूमन के लिए, शिप के लिए, और जो भी उसमें मटेरियल्स हैं, जो भी आप लेके जा रहे हैं कार्गो के थ्रू, वो सारे के सारे जिम्मेदारी आपको एलोन ही हैंडल करनी है। एलोन मतलब पूरी की पूरी टीम को जो शिप पे रहेगी। तो यहाँ पे जो काम है वो कैसा रहेगा, एक तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम रहता ही है, क्योंकि हर समय वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव करना ही पड़ता है। डेवलपमेंट का काम रहेगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक शिप को चलाने से लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए उसका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस भी आपको ही देखना है। तो ऑपरेशन में मैकेनिकल वर्क बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जॉब होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम भी होती हैं, तो उनसे भी रिलेटेड वहाँ पे जॉब है। अब जॉब जो अगर देखने जाए तो काफ़ी बड़े जॉब रहते हैं, क्योंकि एक शिप आपको पता है कितनी बड़ी होती है, कितना बड़ा ह्यूज उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड काम कंटिन्यूअसली रहता है। मतलब उसमें आप ये नहीं सोच पाएंगे कि आज जॉब किया कल आराम किया, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली वर्क वहाँ करना रहता है। बट ये है कि जो आपका ड्यूटी अलॉटेड है 8 घंटे का, उसी में करना है आपको। नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए दूसरे लोग काम करेंगे, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है वहाँ पर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स वहाँ डिप्यूट होते हैं, नंबर ऑफ़ चैलेंजेस हैं, नंबर ऑफ़ मेंटेनेंस एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, और हैजार्डस है, रिस्क है, तो आपको बहुत ही चौकन्ने तरीके से इस जॉब को परफॉर्म करनी रहती है। तो अब इस जॉब में आपको एंट्री लेने के लिए मैंने जैसे कि इनिशियली बताया कि आपको मरीन इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि ऑफशोर और ऑनशोर दोनों होती है। वो होने के बाद आप इस जॉब पे डिप्यूट हो जाते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर, मीन्स 5th इंजीनियर। उसके बाद का जो कैडर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मरीन इंजीनियरिंग जिन्होंने नहीं किया है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, 4 साल का कोर्स किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, अगर उसे मरीन इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उसे एक अलग से कोर्स करना पड़ता है। वो उसे कहते हैं ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, यानी जीएमई कोर्स। वो 1 साल या 16 महीने 18 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट की कौन सी इंस्टीट्यूट किस तरीके से ट्रेनिंग दे रही है। तो 1 साल से 18 महीने तक रहता है, मतलब 12 से 18 महीने हो सकती है। तो जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, आप फिर से इन सब जॉबों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। और बाकी तो रेफरेंस और कंसल्टेंट्स के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, इन सब चीज़ों में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं उस जॉब को। मैकेनिकल के लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का कोर्स थोड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि उसमें और भी दूसरी चीज़ें, ऑटोमेशन है, कुछ रोबोटिक फंक्शन है, तो उनके रिलेटेड और भी कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कोर्स करना होगा। उसके बाद आप वो कोर्स, जैसे ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप भी मरीन के जॉब में जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्यौरा है जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर। और अच्छा है, सैलरी स्केल वाइज अच्छा है, सब अच्छा है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी मरीन इंजीनियरिंग किए हुए हैं 4 साल का कोर्स, तो मरीन इंजीनियरिंग के लिए जॉब और भी रहती हैं, जैसे कि ऑन बोर्ड ऑन शिप तो है, लेकिन उनके पास मर्चेंट नेवी में भी जाने के लिए फुल्ली स्कोप है। और जो नेवल, जिसको हम नेवी कहते हैं, तो नेवी में भी हो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेवी के भी लोगों को शिप यूज़ करना है, तो इन सब सारे चीज़ों का डिज़ाइन स्ट्रक्चर उनके पास भी होता है। तो मरीन इंजीनियरिंग के लोग मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद मर्चेंट नेवी हो गया, मरीन इंजीनियरिंग की जॉब हो गई, और नेवल एकेडमी, नेवल के भी जॉब में जा सकते हैं नेवी में, क्योंकि वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी स्कोप मिलता है, काफ़ी वहाँ पे जॉब है और काफ़ी हैवी जॉब होती है। तो ये भी क्लासिफाइड हो जाता है कि मरीन इंजीनियरिंग भी एक प्रकार का हैवी इंजीनियरिंग जॉब है। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाए तो मरीन इंजीनियरिंग होने के बाद आपके पास काफ़ी वास्ट स्कोप है, और ये जो भी जॉब है काफ़ी रिस्की जॉब है, काफ़ी हैजार्डस है, लेकिन सेफ्टी के प्रोग्राम इतने वाइटली तरीके से डिप्यूट किए जाते हैं कि आपको कोई रिस्क होती नहीं है, और अगर होती है तो कंट्रोलेबल होती है। मेजॉरिटी केस में वो कंट्रोलेबल ही होती है और कंट्रोल कर लिया जाता है। कुछ रेयर केस में कुछ एक आधा केस होते हैं तो अलग बात है, बट मेजॉरिटी केसेस में सारे के सारे सोल्यूबल और सॉलेबल है इजीली। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी डिप्लोमा होल्डर हैं
या BE होल्डर है, अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग में जाना है तो आप जाइए, आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं। सिर्फ आपको उसके अगेंस्ट में 1.5 साल का 1 साल का एक कोर्स करना पड़ता है, जो कि मैंने बताया ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है, वो आपको करना होगा। उसके बाद आप भी इस जॉब में जा सकते हैं। और रही बात मरीन इंजीनियरिंग, जो डायरेक्टली 4 साल का इंजीनियरिंग करते हैं तो उनके लिए आसान है जाना। उसमें उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और वो डायरेक्टली उस जॉब पे डिप्यूट हो जाते हैं। लेकिन स्कोप तीनों में मिल जाता है उन्हें, मरीन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी मिल जाती है और ऑन बोर्ड ऑन शिप पे मिलेगा ही मिलेगा। मर्चेंट नेवी में मिल जाता है, नेवी में भी उन्हें जॉब मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाए तो मरीन इंजीनियरिंग का जो जॉब स्कोप है यही है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब आपको डिज़ाइन भी करना है मरीन रिलेटेड चीज़ों का और उनको डेवलप भी करना है टाइम टू टाइम, यानी मॉडिफाई करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और पूरे के पूरे सिस्टम को आपको ऑपरेट भी करना है और उसके साथ साथ आपको उनका पूरा अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करना है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई ब्रेकडाउन ना आए और ये अच्छा से चलता रहे। तो फिलहाल के लिए ये इतना ही है, एक शॉर्ट सिनॉप्सिस मैंने आपको बता दी है और मिला जुला कर कि यही जॉब है, यही कल्चर है, यही चीज़ें हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू हैव टू नेक्स्ट डू, मतलब आपको करना क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आपको कुछ क्वेरीज़ है, आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे वीडियो पे फ्रेंकली पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि जब मैं डिप्लोमा किया था तो उस टाइम पे मरीन इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने ट्राई तो किया था लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया उसे, ट्रेनिंग स्टार्ट करके ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं लगी ठीक, इसलिए छोड़ दिया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय BE और ME करने के बाद मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब शुरू किया और कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है और यही चीज़ें उसमें है जो कि आपको मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेते, वीडियो कम 11 मिनट होने जा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ अभी इसको स्टॉप करूँ। ठीक है, तो थैंक यू मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। और आज हमने मरीन इंजीनियरिंग प्लस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो स्कोप इसमें है उसके बारे में डिस्कस किया है। और भी इंजीनियरिंग के लोग इसमें जा सकते हैं, बस वही है जो कंडीशन बताई आपको वो फॉलो करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, जिन्हें अगर इंटरेस्ट है वो जाइए, अच्छा है, बने रहिए मेरे वीडियो में। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो बेल बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो गुड नाइट मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, BE होल्डर और जो भी न्यू जॉब में है या जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड विशेष।